हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्यों होता है। आपको याद आ रहा होगा ना, पॉलिन ग्रेन का बनना मतलब वाटर से इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, पॉलिन ग्रेन जब बनता है तो डिस्पर्सल भी किसका होता है? पॉलिन ग्रेन का होता है। और डिस्पर्सल पॉलिन ग्रेन के होने का मतलब है डिस्पर्सल किसका हो रहा है? मेल गैमेटोफाइट का। इसका मतलब है कि माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल नहीं होता है। आपको ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं। ये प्लांट किंगडम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं और फिर माइक्रोस्पोर के बाद मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप लोग ये देखो कि प्लांट के बाहर माइक्रोस्पोर आ रहा है या फिर मेल गैमेटोफाइट, तो प्लांट के बाहर आ कौन रहा है? मेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब है कि प्लांट के बाहर कौन आ रहा है? पॉलिन ग्रेन आ रहा है। अगर पॉलिन ग्रेन प्लांट के बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ हुआ होगा? प्लांट में ही हुआ होगा। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हुआ होगा, मतलब फ्लावर में हुआ होगा। और आपको पता है कि फ्लावर क्या है? स्पोरोफाइट है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? स्पोरोफाइटिक पार्ट है। इसका मतलब है कि जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर हो रहा है तो गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी पॉलिन ग्रेन होता है वहाँ वहाँ मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर से समझिए, क्वेश्चन ये है कि मेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। जब भी ये सवाल पूछा जाए तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो फिर हमने आपसे कहा कि आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करो। प्लांट के बाहर कौन आया? तो अगर प्लांट के बाहर माइक्रोस्पोर आ जाता, तो प्लांट के बाहर अगर माइक्रोस्पोर आ जाता, माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल हो जाता, तो फिर माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कहाँ होता? आउटसाइड द प्लांट होता। और अगर माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन आउटसाइड द प्लांट होता तो मेल गैमेटोफाइट भी आउटसाइड द प्लांट होता। इसका मतलब है फिर मेल गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंड ना होता। लेकिन आप इस केस में देखो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में प्लांट के बाहर माइक्रोस्पोर आता है कि पॉलिन ग्रेन आता है, तो प्लांट से डिस्पर्सल किसका होता है? पॉलिन ग्रेन का होता है। मतलब डिस्पर्सल किसका होता है? मेल गैमेटोफाइट का डिस्पर्सल होता है। और अगर मेल गैमेटोफाइट का डिस्पर्सल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? प्लांट में रहते हुए ही हुआ। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट किसे रिप्रेजेंट करता है? स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ रहते हुए हुआ? स्पोरोफाइट में ही रहते हुए हुआ। इसका मतलब है कि गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। तो अब आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना लो कि पूरे प्लांट किंगडम में, यहाँ तक कि एंजियोस्पर्म में, जहाँ जहाँ पॉलिन ग्रेन आएगा गैमेटोफाइट क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आता तो आपको सीधे से पता है, आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखी, फिर आपने पॉलिन ग्रेन की सिंथेसिस देखी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ हुई थी? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, फिर माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? वो भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हुआ था। क्योंकि पॉलिन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के क्योंकि पॉलिन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हुआ, ये बात आप पढ़ चुके हो। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। इसका मतलब कि मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम पर डिपेंड है। माइक्रोस्पोरेंजियम किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए स्पोरेंजियम मींस स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। ठीक है, तो अब आपको एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ठीक है, उसके लिए हमने आपको हर तरह से कॉन्सेप्ट बता दिया। आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही बना लीजिए कि जहाँ जहाँ पॉलिन ग्रेन होता है वहाँ वहाँ गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट फिर तो इस तरह से हम लोगों को ये समझ में आ गया, इंटरेस्टिंगली पॉलिनेशन में माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल नहीं, पॉलिनेशन में मेल गैमेटोफाइट का डिस्पर्सल होता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट
फिर अगर हम लोग बात करें कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने ऑटोगैमी पढ़ी, हम लोगों ने जीटोनोगैमी पढ़ी और हम लोगों ने जीनोगैमी पढ़ी। ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है। हम लोगों ने ऑटोगैमी की क्या पढ़ रखे हैं, एडेप्टेशन पढ़ रखे हैं। हम लोगों ने जीटोनोगैमी के एडेप्टेशन पढ़ रखे हैं और हम लोगों ने जीनोगैमी के एडेप्टेशन पढ़ रखे हैं, ठीक है। जीनोगैमी के एडेप्टेशन में कुछ बच्चों को डाउट्स डेवलप होता है, ठीक है। वो डाउट्स ये है, जीनोगैमी के एडेप्टेशन में जैसे एक कंडीशन होती है, जीनोगैमी के एडेप्टेशन में क्या होना चाहिए, जीनोगैमी सबसे पहले आप ध्यान करो, जीनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर होने चाहिए, डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, डिफरेंट फ्लावर होने चाहिए, तो उनके बीच में पॉलिनेशन होता है। तो जीनोगैमी का एडेप्टेशन आपने क्या पढ़ा है, डायसियस कंडीशन भी पढ़ी है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी पढ़ा है। तो जीनोगैमी का जो एडेप्टेशन होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है और साथ ही साथ डायसियस कंडीशन भी होती है, ठीक है। अब जैसे कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न ये है कि कई सारे बच्चों ने जैसे डाउट्स पूछा है ना, तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि डायसियस कंडीशन और यूनिसेक्सुअल, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या ये जीनोगैमी का एडेप्टेशन होगा। देखो फिर से आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्या डेवलप हुआ कि अगर यूनिसेक्सुअलिटी है फ्लावर में तो क्या ये जीनोगैमी का एडेप्टेशन होगा, तो यस ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। अब आपको जानते हो क्या लगता है, आपको ये लगता है कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और मोनोइसियस कंडीशन है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मोनोइसियस कंडीशन है तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर जीनोगैमी कैसे पॉसिबल है। तो आप ये मत भूलो कि देखो अगर मोनोइसियस प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है, उसमें जीनोगैमी भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब जहां पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, और कंडीशन मोनोइसियस है, उस केस में आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हो कि इस केस में हर हाल में क्या होगा, इस केस में हर हाल में जीनोगैमी होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। जहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और मोनोइसियस कंडीशन है वहां पर जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है और जीनोगैमी भी पॉसिबल है, लेकिन जीनोगैमी की पॉसिबिलिटी तो है ना। इसका मतलब है कि यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब एक कंडीशन है फ्लावर का भी यूनिसेक्सुअल होना और प्लांट का डायोसियस होना। तो प्लांट का डायोसियस होना ये पूरी तरह से ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट कर देगा, जीटोनोगैमी को भी प्रिवेंट कर देगा। इसका मतलब है कि डायोसियस कंडीशन होना, फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना और प्लांट का भी यूनिसेक्सुअल होना, मतलब डायोसियस होना, तो ये पूरी तरह से ट्रूली किसका एडेप्टेशन होगा, तो ये ट्रूली जीनोगैमी का एडेप्टेशन होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोगों को अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, डायसियस कंडीशन भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन है, ठीक है। जहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मोनोइसियस कंडीशन है, तो जहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मोनोइसियस कंडीशन है वहाँ जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है, जीनोगैमी भी पॉसिबल है, मतलब वो जीटोनोगैमी का भी एडेप्टेशन होगा और जीनोगैमी का भी एडेप्टेशन होगा। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ डायसियस कंडीशन का होना, डायसियस कंडीशन का होना, ये ट्रूली किसका एडेप्टेशन होगा, तो ये ट्रूली जीनोगैमी का एडेप्टेशन होगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, तो जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में जहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिखवाया गया था, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एग्जाम्पल में पपाया लिखवा दिया गया, डेट पाम लिखाया गया, वहाँ पर कुकुम्बर भी लिखा था। तो वहाँ पर पपाया, डेट पाम और कुकुम्बर ये तीनों किसको ध्यान में रखते हुए लिखवाए गए हैं, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ध्यान में रखते हुए लिखवाए गए। अब चाहे पपाया हो, चाहे कुकुम्बर हो, चाहे डेट पाम हो, तीनों में ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो तीनों में ही अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो इसका मतलब है कि तीनों में जीनोगैमी का एडेप्टेशन है, ठीक है। ये एक अलग बात है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है अगर मोनोइसियस कंडीशन है, ठीक है। तो फिर तभी आपको लिखवाया क्या गया नोट्स में, आप नोट्स में देखना, फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बाद लिखवाया गया था इफ डायोसियस कंडीशन, इफ डायोसियस कंडीशन। तो अगर डायोसियस कंडीशन है तो डायोसियस कंडीशन में ये सारे नहीं है। डायोसियस कंडीशन में हमने आपको प्रीवियस क्या कहते हैं चैप्टर में भी लिखवाया था, डायसियस कंडीशन किस में होती है, डेट पाम में होती है, पपाया में होती है, ठीक है। तो डेट पाम और पपाया किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, डायसियस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वहां पर कौन सी कंडीशन होगी, तो वहां पर ट्रूली जीनोगैमी कंडीशन होगी, ठीक है। लेकिन ये जो कुकुम्बर होता है, कैस्टर होता है, कॉर्न होता है, ठीक है, इन सब में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन प्लांट मोनोइसियस है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और प्लांट मोनोइसियस है तो वहां पर क्या पॉसिबल है, वहां पर जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है और जीनोगैमी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो फाइनली हमारे सामने क्या कंक्लूजन है,
मतलब हमारे सामने कंक्लूजन ये है कि अगर हमसे एग्जामिनर ये लिखता है कि जीनोगैमी का एडेप्टेशन क्या है, तो फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन है, और साथ ही साथ प्लांट का डायसियस होना भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन है। ठीक है, और ये जो कैस्टर होता है, कॉर्न होता है, कुकुम्बर होता है, कोकोनट होता है, ये सब क्या है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मोनोइसियस कंडीशन है, ये जीटोनोगैमी का भी एडेप्टेशन है, जीनोगैमी का एडेप्टेशन है, और पपाया और डेट पाम ट्रूली जीनोगैमी का एडेप्टेशन है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में आपको पूरा याद आ रहा होगा ना कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में आउटब्रीडिंग को प्रमोट करना होता है, तो उसके हम लोगों ने बहुत सारे एडेप्टेशन पढ़े थे। अब देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये समझ में आ गया, डायसियस कंडीशन ये भी समझ में आ गया, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये हमने आपको बताया था, ये भी आपको समझ में आता होगा, हर्पोगैमी, हेट्रोस्टाइली, ये सारी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ कंफ्यूजन डेवलप हुई हो, ठीक है, क्या कहते हैं, कुकुम्बर को लेकर, डेट पाम को लेकर, पपाया को लेकर, तो वो अपने कन्फ्यूज़न सॉर्ट आउट कर लेना। ठीक है, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी को लेकर अब आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग खुद से सोचें कि यार पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है। तो अगर आप देखो जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में नेचर ने कोन बनाया था। ठीक है, और वहाँ पर जो पॉलिनेशन हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था? विंड के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो पॉलिनेशन थ्रू विंड, ये तो हम लोग जिम्नोस्पर्म में ही पढ़ चुके हैं। जिम्नोस्पर्म से ही पॉलन ग्रेन आता है, जिम्नोस्पर्म से ही पॉलिनेशन स्टार्ट होता है। फिर हम लोग आते हैं एंजियोस्पर्म में। लेकिन आपको पता है कि जब जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन हो रहा था तो पॉलन ग्रेन बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब भी एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो पॉलन ग्रेन के वेस्ट होने का सबसे ज़्यादा क्या रहता है? खतरा रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉलन ग्रेन का वेस्टेज कब होता है? जब पॉलिनेटिंग एजेंट विंड होता है। तो नेचर ने, जानते हो, एंजियोस्पर्म में किसको बनाना स्टार्ट कर दिया? फ्लावर को बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म में आप देखो कोन हुआ करता था, और एंजियोस्पर्म में नेचर ने कोन को रिप्लेस किससे कर दिया? फ्लावर से कर दिया। अब अगर उसने फ्लावर को बना दिया है, इसका मतलब है कि अब वो किसे पॉलिनेटिंग एजेंट बनाना चाहता है? तो अब वो पर्टिकुलरली इंसेक्ट को पॉलिनेटिंग एजेंट बनाना चाहता है। मींस आप कह सकते हो कि एनिमल्स को पॉलिनेटिंग एजेंट बनाना चाहता है, ताकि एनिमल विजिट करे, इंसेक्ट विजिट करे। ठीक है, तो जब एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो फायदा क्या होगा? एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो एनिमल ग्रीडी होता है। ठीक है, एनिमल फ्लावर टू फ्लावर विजिट करेगा, किसी पर्पस से विजिट करेगा, फ्लोरल रिवॉर्ड को लेने के लिए विजिट करेगा। ठीक है, तो फिर एनिमल के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा ना, तो पॉलिनेशन सक्सेस कई गुना बढ़ जाएगा, और पॉलिनेशन सक्सेस कई गुना बढ़ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि प्लांट को वेरियस अमाउंट में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, इससे हम लोगों को एक बात समझ आई। ठीक है, हम लोगों को एक बात समझ में आए कि फ्लावर के होने का मतलब ही है पॉलिनेटिंग एजेंट किसको बनाना? एनिमल को बनाना। एनिमल में भी पर्टिकुलरली किसको बनाना? इंसेक्ट को बनाना। ठीक है, इंसेक्ट में भी पर्टिकुलरली किसको बनाना? बीज को बनाना। ठीक है, मधुमक्खियों को बनाना। तो अब सवाल ये है, ठीक है, बीज का एक टाइप, जैसे बीज के सेवरल टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप हनी भी, जिससे आप अवेयर हो। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में खुद से कॉमन सेंस ये ऑपरेट होने लगा कि पॉलिनेटिंग एजेंट विंड भी होता है, और पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है वो एनिमल भी होता है, क्योंकि फ्लावर आने का मतलब ही होता है एनिमल को क्या करना? अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है वो एबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है। तो एबायोटिक में कौन कौन आ जाएगा? विंड आ जाएगा, और विंड के साथ साथ क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, और बायोटिक एजेंट में कौन आ जाएगा? तो बायोटिक एजेंट में एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, वो अभी हम आपको बताएंगे कि बायोटिक एजेंट में कौन कौन आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विंड एंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। तो जब विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो फिर पॉलन ग्रेन के लॉस होने का चांस क्या है? ज़्यादा है। जब एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो एनिमल में कॉन्शसनेस है, एनिमल में एक अंडरस्टैंडिंग है, एनिमल में एक समझ है, एनिमल ग्रीडी है, तो एनिमल फ्लावर टू फ्लावर विजिट करेगा, तो पॉलन ग्रेन का लॉस कम होगा। लेकिन ये जो विंड और वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन का लॉस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो फिर पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के कांटेक्ट में आना ये अपने आप में क्या होगा? चांस फैक्टर होगा। इफ़
plant pollinated by, if flower pollinated by wind or water, then there is a chance factor of pollen grain coming in contact with the stigma. Hence, to compensate these losses of pollen grain, plants or flower have to produce pollens in enormous amount. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन के लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉलन का स्टिग्मा में आना अपने आप में एक चांस फैक्टर है। इस वजह से प्लांट्स को या फिर फ्लावर को इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बायोटिक और एबायोटिक में कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है एंजियोस्पर्म के केस में, ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक में कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक होगा या एबायोटिक होगा? तो ऑब्वियस है कि आपका कॉमन सेंस कह रहा है फ्लावर के आने का मतलब ही है वाटर से और एयर से क्या चाहना, इंडिपेंडेंसी चाहना। इसका मतलब ये है कि एनिमल ही कॉमनली पॉलिनेटिंग एजेंट मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स के द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो देखिए हमने लिख दिया है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, बायोटिक यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स किसको यूज़ करेंगे? बायोटिक को। ठीक है, एबायोटिक में कौन आ जाएगा? विंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और बायोटिक में क्या आ जाएंगे? वेरियस टाइप के एनिमल्स आ जाएंगे, और उन एनिमल्स में पर्टिकुलरली कौन होता है? तो इंसेक्ट्स होते हैं। pollen grain coming in contact with stigma is a chance factor both in wind and water pollination। ठीक है, तो विंड और वाटर पॉलिनेशन में दोनों ही केस में अपने आप में एक चांस फैक्टर है। Hence to compensate these losses of pollen grain, ठीक है, तो जो pollen grain का लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen grain। ठीक है, तो आपको इन सवालों का जवाब मिल गया कि कहाँ पर फ्लावर को enormous amount में pollen grain को प्रोड्यूस करने की क्या है ज़रूरत है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक एजेंट के थ्रू पढ़ेंगे और फिर बायोटिक एजेंट के थ्रू पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग बात करें एबायोटिक एजेंट, तो एबायोटिक एजेंट में एनिमोफिली। अच्छा, यहाँ पर एबायोटिक एजेंट जिसको नहीं पता है ना कि एबायोटिक एजेंट में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो कि एबायोटिक एजेंट में कौन कौन आएगा। तो एबायोटिक एजेंट में विंड आएगा और दूसरा क्या आएगा? वाटर आएगा। ठीक है, विंड एंड वाटर। क्लियर। और बायोटिक एजेंट में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, वो हमने आगे लिख रखा है। तो सबसे पहले हम लोग एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। तो एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनिमोफिली। तो एनिमोफिली का मतलब होता है व्हेन पॉलिनेशन अकर थ्रू विंड। ठीक है, तो जब पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, तो उसको हम लोग एनिमोफिलस कहते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया जिम्नोस्पर्म में पहली बार पॉलिनेशन हुआ, और जिम्नोस्पर्म में पहली बार पॉलिनेशन हुआ है, वहाँ पर फ्लावर नहीं था, वहाँ पर कोन था, तो वहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? विंड होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखो क्या होता है। कहते हैं कि अब एक अगला पॉइंट कहते हैं कि एबायोटिक एजेंट में विंड और वाटर में भी ज़्यादा कॉमन कौन होता है? ठीक है, तो फिर अगर ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर इस बारे में आप डेप्थ में जाकर सोचते हो, एनालाइज करते हो, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पर पहुंचोगे। ठीक है, विंड और वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो उस पर भी ज़्यादा कॉमन कौन होगा? तो ज़्यादा कॉमन कौन होगा? विंड होगा। ठीक है, अब आप सोचो कैसे। अभी जैसे ही जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था, तो लेक्चर को स्टार्ट करने के समय ही हमने बोला था कि पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि वो वाटर से क्या चाह रहा है? इंडिपेंडेंसी चाह रहा है। क्यों? देखो, ये बात हम आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन अगर बन रहा है तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट है, तो इसका मतलब है कि मेल गैमीट नहीं जा रहा है स्टिग्मा के पास, ठीक है, या फीमेल पार्ट के पास। जा कौन रहा है? मेल गैमीट को कैरी करने वाली स्ट्रक्चर या मेल गैमीट को लेकर कोई जा रहा है, और मेल गैमीट को लेकर कौन जा रहा है? मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को आप क्या समझो? मेल गैमीट कैरियर, ठीक है, या मेल गैमीट कैरिंग स्ट्रक्चर। तो स्टिग्मा तक लेकर कौन जा रहा है? तो स्टिग्मा तक मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन लेकर जा रहा है, और अगर पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को लेकर जा रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि मेल गैमीट को अब मोटाइल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेल गैमीट एंजियोस्पर्म के केस में कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, और अगर वो नॉन मोटाइल है तो इसका मतलब है कि वो ये चाहता है कि मुझे पानी की ज़रूरत ना पड़े। क्यों ऐसा चाहता है? मेल गैमीट नॉन मोटाइल होकर वाटर से इंडिपेंडेंसी क्यों चाहता है?
क्योंकि ये जो एंजियोस्पर्म है ये एक्वेटिक नहीं है, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है। मतलब कुछ एंजियोस्पर्म एक्वेटिक है वो एक अलग बात है, लेकिन एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, तो एंजियोस्पर्म मेनली टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये टेरेस्ट्रियल जोन में अपने क्या कहते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और अगर उसको टेरेस्ट्रियल जोन में जमीन में आना है, जमीन में सक्सेसफुल होना है, तो इसका मतलब है कि उसको अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वाटर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, पॉलन ग्रेन उसको लेकर जाएगा, पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा, उसको वाटर की ज़रूरत सबसे कम पड़ेगी। और अगर वाटर की ज़रूरत सबसे कम मतलब उसको वाटर की ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, और अगर उसको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब उसके वाटर से इंडिपेंडेंसी आ गई। और वाटर से इंडिपेंडेंसी आने का मतलब है उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होना। ठीक है, आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट के बारे में ये लाइन बहुत पढ़ी है कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो क्यों ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है, साफ साफ लिखा होता है बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत है। इसी वजह से ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हमेशा पानी के आसपास ही होते हैं। अगर वो पानी के आसपास है तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल जोन में स्प्रेड नहीं हो पाएंगे और उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पानी के पास ही क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। इसका मतलब हमारे दिमाग में अब तक एक कॉमन सेंस डेवलप हो गया है कि ऊपर वाले ने, ठीक है, भगवान ने, नेचर ने इस दुनिया में पॉलन ग्रेन बनाया ही इसी वजह से है ताकि प्लांट को क्या कहते हैं, वाटर से, वाटर डिपेंडेंसी से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, और प्लांट इजीली ज़मीन में आने लगे। ठीक है, तो फिर अब आपको पता लग गया कि विंड और क्या कहते हैं वाटर में जो कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो कौन होगा, वो विंड होगा, मतलब एयर होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज ना होना कि सारे टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट में विंड कॉमन होता है, नहीं। एमंग एबायोटिक अगर आपसे पूछा जाए एबायोटिक में कॉमन कौन होता है, तब आप विंड कहोगे। और जब सारे पॉलिनेटिंग एजेंट में आपसे पूछा जाएगा कॉमन कौन होगा, तो फिर आप क्या कहोगे, बायोटिक ही कहोगे। ठीक है, अब कहते हैं ये जो विंड पॉलिनेशन होता है इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडेप्टेशन होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सोचते हैं कि क्या फीचर होना चाहिए। तो अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो फ्लावर को अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अट्रैक्टिव तो तब होगा ना जब उसे इंसेक्ट को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो फ्लावर डल होता है। ठीक है, डल के केस में वो कैसा हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, नेक्टरलेस हो जाएगा, ऑडोरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस केस में प्लांट को लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सपेंड करने की क्या होगी, ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कलर को प्रोड्यूस करने में, नेक्टर को प्रोड्यूस करने में, ऑडोर को प्रोड्यूस करने में एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी कहाँ लगेगी, तो सबसे कम एनर्जी उसको कहाँ लगेगी, एनेमोफिलिक कंडीशन में लगेगी। क्लियर। दूसरी बात, अब आपको पता है कि पॉलन ग्रेन को क्या है, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को लेकर जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को लेकर जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पॉलन ग्रेन जो होता है वो लाइट होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉल वेटेड होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इसका पॉलन ग्रेन होगा वो नॉन स्टिकी होगा। ठीक है, तो वो नॉन स्टिकी होगा। अगर आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो तो हमने आपको पॉलन किट पढ़ाया था, और हमने आपको पॉलन किट पढ़ाते समय बताया था कि जो पॉलन किट होता है वो एनिमोफिलिक पॉलन किट जो होता है वो एंटोमोफिलिक कंडीशन में, जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो पॉलन जब इंसेक्ट के थ्रू होता है तो पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं और इंसेक्ट की बॉडी में क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन की जो स्टिकीनेस है वो पॉलन किट की वजह से होगा, और स्टिकीनेस किसको फैसिलिटेट करेगा, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को। इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को एंटोमोफिली कहते हैं, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइनली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एनिमोफिली के केस में जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन को स्टिकी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टमेन की अगर हम लोग बारे में बात करेंगे तो स्टमेन जो होता है वो बाहर की तरफ क्या होता है, एक्सपोज होता है। अभी एक डायग्राम से आपको वो क्लियर हो जाएगा। स्टमेन बाहर की तरफ क्यों एक्सपोज होता है, स्टमेन बाहर की तरफ इस वजह से एक्सपोज होता है ताकि ईजिली वो किसके कांटेक्ट में आ सके, तो ईजिली जो है वो विंड के कांटेक्ट में आ सके। ठीक है,
अब जो इसकी स्टिग्मा होती है, तो इसकी स्टिग्मा जो होती है वो फेदरी होती है, ब्रशी होती है, ठीक है। तो फेदरी स्टिग्मा होने से क्या फ़ायदा होगा कि जब पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू आ रहा होगा तो उसकी स्टिग्मा अगर फेदरी होगी तो उसी में पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से पॉलिनेशन सक्सेस बढ़ जाएगा अगर स्टिग्मा क्या होगी, फेदरी होगी। अभी हम आपको फेदरी स्टिग्मा का एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू कॉर्न में क्या करेंगे, समझाएंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो सबसे ज़्यादा पॉलन ग्रेन का क्या होता है, वेस्टेज होता है। और ये पूरी तरह से नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। क्यों नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, क्योंकि विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस फ्लावर पर गिर रहा है, ये पर्टिकुलरली डिसाइडेड नहीं है। लेकिन जब एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो वो डायरेक्शनल होता है। क्यों, क्योंकि एनिमल प्लांट के लिए स्पेसिफिक होता है। एक पर्टिकुलर एनिमल जो होता है वो पर्टिकुलर फ्लावर को ही मोस्टली क्या करता है, विजिट करता है, ठीक है। तो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। एक पॉइंट और कहा जाता है, एक दो पॉइंट और कहा जाता है जो आपको ध्यान रखने होंगे। विंड के थ्रू जब भी पॉलिनेशन होता है तो ऐसे प्लांट्स में, ऐसे फ्लावर में ये देखा गया है कि जनरली वहाँ पर क्या होता है, सिंगल ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। इसका मतलब है कि जो फ्रूट होगा वो कैसा होगा, वन सीडेड होगा। एनिमोफिली कंडीशन आपको बहुत ईजिली ग्रासेस में मिलती है, मतलब पोएसी फैमिली में मिलती है। अगर आप पोएसी फैमिली के फ्रूट के बारे में सोचो तो गेहूं जो आप खाते हो ना, तो गेहूं वन सीडेड है। गेहूं का जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है, ठीक है, वो वन सीडेड होता है, ठीक है। तो फिर ये जो व्हीट होता है वो वन सीडेड होता है, वन सीडेड फ्रूट होता है। और आपको अभी हमने बताया कि पोएसी फैमिली का पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। मतलब अब आप अपने दिमाग में ये बात रिलेट कर सकते हो कि जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो ऐसे फ्लावर में जनरली सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। ऐसे फ्लावर जनरली, ठीक है, जनरली कह रहे हैं तो ऐसे फ्लावर जनरली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। तो आपको पॉलन ग्रेन समझ में आ गया कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा आपको समझ में आ गया, वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन होना चाहिए, वो भी आपको समझ में आ गया। जनरली सिंगल ओव्यूल इनसाइड द ओवरी होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर न्यूमरस फ्लावर होते हैं, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं। और क्लस्टर होकर वो क्या बना देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं, ठीक है। तो जब न्यूमरस फ्लावर होते हैं तो व्हेन न्यूमरस फ्लावर देन क्लस्टर इनटू इन्फ्लोरेसेंस, तो वो क्या बना देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो हमने ये फीचर्स लिख दिए हैं। सबसे पहले डल फ्लावर होता है, कलरलेस, ओडोरलेस, नेक्टरलेस। तो लीस्ट एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल एंड लाइट वेटेड क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसे होता है, नॉन स्टिकी पॉलन होता है, ठीक है। जबकि स्टेमेन कैसा हो सकता है, स्टेमेन कैसा हो सकता है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन हो सकता है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन तो नॉन स्टिकी होता है, ठीक है, लेकिन जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, वो ब्रुशी हो सकती है, फेदरी हो सकती है। और साथ ही साथ स्टिग्मा में अगर म्यूसिलेजिनस कोट मौजूद हो सकता है, और स्टिग्मा में अगर म्यूसिलेजिनस कोट मौजूद होगा तो स्टिग्मा स्टिकी हो जाएगा। तो पॉलन ग्रेन तो नॉन स्टिकी होगा, लेकिन स्टिग्मा इस केस में फेदरी भी हो सकता है और साथ ही साथ म्यूसिलेजिनस कोट की वजह से स्टिकी हो सकता है, ठीक है। लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, वो पॉइंट हमने कैरियोप्सिस फ्रूट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू, अगर कई सारे फ्लावर्स हैं तो वो पैक होकर इन्फ्लोरेसेंस बनाएगा। म्यूसिलेजिनस स्टिग्मा होगा, जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस में होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अभी हम आपको हाइड्रोफिली पढ़ाएंगे। हाइड्रोफिली का मतलब है पॉलिनेशन थ्रू वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोफिली पढ़ाएंगे। तो हाइड्रोफिली के केस में क्या होता है, इंटरेस्टिंगली बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसके दो एग्जाम्पल अभी हमने लिख दिया, पोटाइमोजेटॉन एंड मिरियोफाइलम। ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं बट एनिमोफिलस, लेकिन ये कैसे होते हैं, एनिमोफिलस है, मतलब इनका पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, विंड होता है। तो अभी से एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दो कि एक्वेटिक प्लांट भी हमेशा वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। और जानते हो, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह सोच रहे हो, अभी तक हमने आपको जितना कॉन्सेप्ट दिया तो हमने कहा नेचर में, दुनिया में पॉलिनेशन ही इसी बात के लिए आया है ताकि उसको वाटर से क्या मिल सके, इंडिपेंडेंसी मिल सके। तो इसका मतलब भले ही एक्वेटिक प्लांट हो, वो भी
कोई नहीं चाहेगा कि उसका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो। तो बहुत कम एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो उसमें भी सिर्फ वही होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, और मजबूरी उनकी होती है जो पानी में डूबे होते हैं, ठीक है। और जो भी फ्लावर एक्वेटिक होते हुए भी पानी के ऊपर निकल आया, वो विंड को या फिर इंसेक्ट को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो वाटर से क्या चाह रहा होगा, ये बात हमने आपको बताया ना, दुनिया में पॉलिनेशन इसी वजह से है ताकि वाटर से इंडिपेंडेंसी आ सके, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सके, बहुत ज़्यादा हो सके, ठीक है। ये बात हम आपको आगे भी बताएंगे। तो वही हमने लिखा है कि पोटामो, जिटोन एंड मेरियोफिलम एक्वेटिक होते हुए भी विंड को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी एंजियोस्पर्म आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म भी है, वहाँ से पॉलिन ग्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो जिम्नोस्पर्म कंप्लीटली एनिमोफिलस होता है, तो वो पूरी तरह से एनिमोफिलस होता है। आपने जिम्नोस्पर्म में पाइनस सुना होगा, पाइनस में आप लोगों ने सल्फर शावर सुना होगा, ठीक है। सल्फर शावर में क्या होता है कि पाइनस के केस में जब पॉलिनेशन होना होता है तो जो पॉलन ग्रेन इनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, वो सब येलो कलर के होते हैं, विंग्ड होते हैं। तो येलो कलर के विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं और आसमान में एक येलो क्लाउडी मास बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग सल्फर शावर कहते हैं, ठीक है। तो वो सल्फर शावर का मतलब समझ गए ना, येलो क्लाउडी मास बन जाएगा, ठीक है। और वो येलो क्लाउडी मास किसकी वजह से बनता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन के रिलीज होने की वजह से बनता है। येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन पाइनस के केस में येलो भी होता है और विंग्ड होता है। तो जिम्नोस्पर्म कंप्लीटली एनिमोफिलस है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमने लिख दिया येलो क्लाउड एंड सल्फर शावर इन पाइनस, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये भी विंड पॉलिनेशन है। येलो और विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में मौजूद होते हैं, पाइनस में मौजूद होते हैं। तो ये प्लांट किंगडम का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, अभी हमने आपको बताया। कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ये भी हमने आपको बताया। अभी हम आपको कह रहे थे ना कि हम आपको एक जगह विंड का एडेप्टेशन, आपको एनिमोफिली का एडेप्टेशन दिखाएंगे, ठीक है। तो एनिमोफिली का जो सबसे पॉपुलर एडेप्टेशन देखा गया है या जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होता है वो कॉर्न है। कॉर्न मतलब मेज, ठीक है, मेज मतलब मक्का। कॉर्न के केस में आपको खूब बता चुके कि कॉर्न कैसा होता है। कॉर्न में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं लेकिन प्लांट मोनोइसियस होता है, ठीक है। ये बात आपको ऑलरेडी आती है। मतलब कॉर्न के केस में क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों ही एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं। तो अभी आप देख लोगे कॉर्न में मोनोइसियस कंडीशन है। आपकी एनसीईआरटी ने भी कॉर्न का थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, ठीक है, छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, लेकिन उसने कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया है, उसने इनकम्प्लीट डायग्राम बनाया है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी की थ्योरी में एक छोटी सी मिस्टेक भी है, ठीक है। तो वो मिस्टेक यहाँ से आप ठीक कर लेना। अब देखो क्या है, ये जो कॉर्न का प्लांट है, मेज का प्लांट है, ठीक है, इसमें तो कई, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टैसल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर टैसल है, और टैसल का मतलब है यहाँ पर कई सारे मेल फ्लावर क्लस्टर होकर मेल इन्फ्लोरेसेंस को बना रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे मेल फ्लावर क्लस्टर होकर, पैक्ड होकर मेल इन्फ्लोरेसेंस को बनाए हुए हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टैसल कहते हैं। और ये जो बाहर की तरफ आप एक्सपोज्ड देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो बाहर की तरफ आप एक्सपोज्ड देख रहे हो, तो ये क्या है बताइए, तो ये स्टेमेंस है, ठीक है। तो ये स्टेमेंस है, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ध्यान रखना कि टैसल जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने क्या गलती की है, एनसीईआरटी ने थ्योरी में टैसल लिखा है और टैसल के आगे उसने लिख दिया है कि फिदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो फिदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल यू सी इन कॉर्न इज नथिंग, ठीक है, बट मतलब टैसल यू सी इन कॉर्न इज नथिंग बट फिदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि टैसल जिसको आप कॉर्न में देख, फिदरी स्टिग्मा और स्टाइल जिसको आप कॉर्न में देख रहे हो, वो अपने आप में और कुछ नहीं, क्या है, टैसल है, ठीक है। या फिर टैसल फिदरी स्टिग्मा और स्टाइल ही है, ठीक है। तो ये बात गलत है, क्योंकि टैसल जो होता है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस है। जहाँ पर उन्होंने एनसीईआरटी में टैसल लिखा है, एक्चुअल में वहाँ पर उन्हें सिल्क लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, सिल्क। तो देखो सिल्क लिखा है,
तो अब अगर हम इसके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं, तो अब इसके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को कॉब कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। तो कॉर्न कॉब हो गया या फिर ईयर हो गया। इसका जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है तो उसके पास फेदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं। तो वो जो ब्रुशी, वो जो फेदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सिल्क। तो सिल्क क्या होता है, तो सिल्क होता है फेदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। और इसके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, कॉर्न कॉब कहते हैं या ईयर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर मेल इन्फ्लोरेसेंस है, ये स्ट्रक्चर फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर सिर्फ मेल फ्लावर होगा, यहाँ पर सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा। तो ये मोनोइसियस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से, अब मोनोइसियस है तो क्या इसमें हमेशा ही जिटोनोगैमी होगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जिटोनोगैमी भी हो सकती है, जीनोगैमी भी हो सकती है। इसका पॉलन ग्रेन रिलीज होकर कहाँ जा सकता है, इसका पॉलन ग्रेन रिलीज होकर दूसरे प्लांट में जा सकता है। और फिर आपको पता भी है कि जिटोनोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए कई केसेस में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से भी इसका पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट कई बार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन है। डायसियस होना तो आग बंद करके, डायसियस कंडीशन है तो आग बंद करके जीनोगैमी हो तो होगा ही, ठीक है। वो तो बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट एडेप्टेशन होगा। लेकिन फ्लावर अगर सिर्फ यूनिसेक्सुअल है, भले ही मोनोइसियस कंडीशन है, तो ये भी किसका एडेप्टेशन हो जाएगा, जीनोगैमी का ही एडेप्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेसल है ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये सिल्क आप लोगों को समझ में आ गया। ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। और जहाँ पर एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा है कि टेसल फेदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल है, तो वहाँ टेसल को क्रॉस करके क्या कर लेना, सिल्क कर लेना। टेसल एक्चुअल में होता क्या है, मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब आप देखो इसमें एक स्टैमेन बाहर की तरफ क्या है, वेल एक्सपोज्ड है। तो वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन विंड के पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन है, एनिमोफिलस के लिए एडेप्टेशन है। और फेदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल एनिमोफिलस के लिए क्या होता है, एडेप्टेशन है। ऐसा अगर डायग्राम भी बनकर आता है एग्जाम में तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या होगा, पॉलिनेशन थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, ठीक है। अब हाइड्रोफिली के बारे में हम लोग बहुत आसानी से सोच सकते हैं, क्या प्लांट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट बनाने में। तो इतनी देर तक सुनने के बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्लांट जो है वो वाटर को बहुत ज़्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट बनाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वाटर पर उसकी क्या कहते हैं, वो चाहता है कि वाटर से उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो। वो क्यों वाटर पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है, ताकि उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सके, बढ़ सके। आपकी एनसीईआरटी ने भी लिखा है, इट्स बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दैट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड जस्ट बिकॉज ऑफ नीड फॉर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, नीड ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा ये विश्वास किया जाता है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिमिटेड होने की वजह ही यही होती है, क्योंकि उसको किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। किस बात के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसका मतलब है कि प्लांट विंड और वाटर में, ठीक है, या फिर सारे पॉलिनेटिंग एजेंट को अगर हम लोग कंसिडर कर लें, तो सारे पॉलिनेटिंग एजेंट को कंसिडर कर लें तो वाटर अपने आप में रेयर पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो एमंगस्ट ऑल वाटर इज रेयर पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आता होगा, खूब अच्छे समझ में आता होगा। हमने क्यों एनालिसिस वाला पॉइंट समझ बना दिया है, ये क्वाइट रेयर क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, ये सारी बात बता दी, ठीक है। और कहते हैं ये सिर्फ 30 जीनस तक ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये एंजियोस्पर्म की केवल 30 जीनस तक ही हाइड्रोफिली होती है, ठीक है। और आपको इंटरेस्टिंगली ये बात अभी हम आपको बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं कि सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर हो जाएगा एंड इज लिमिटेड अबाउट 30 जीनस, तो 30 जेनरा। और वो जो 30 जेनरा होते हैं वो भी मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर से पॉलिनेशन, तो जो वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हैं, तो वाटर पॉलिनेशन कहाँ कहाँ होता है, तो एक्वेटिक प्लांट में, जैसे एक्वेटिक प्लांट में वाटर हायसिंथ है, वाटर लिली है, ठीक है, लोटस है, तो इन सब में निलंबो है, ठीक है। तो इन सब में वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। मजेदार बात क्या है कि देखो वाटर हायसिंथ नाम में वाटर है, वाटर लिली नाम में वाटर है, तो उससे तो पता लग गया कि एक्वेटिक प्लांट है। लेकिन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली डू नॉट यूज वाटर एज पॉलिनेटिंग एजेंट। ये लोग वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जो
क्या कहते हैं, वाटर लेवल होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं, और जब उसके ऊपर इमर्ज होते हैं तो इसका मतलब है कि वो विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो सकते हैं, उन्हें वाटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कौन से एक्वेटिक प्लांट में होगा, तो कुछ एग्जाम्पल दो। तो वो एग्जाम्पल है, तो आपके सिलेबस में एग्जाम्पल है, ठीक है, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। तो हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया जो होते हैं वो फ्रेश वाटर प्लांट होते हैं, और एक और जो वाटर से पॉलिनेशन होता है उसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा या फिर सी ग्रास, लेकिन वो कैसा होता है, वो मैरीन होता है। ठीक है, तो वाटर पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन का आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने, हाइड्रा वेलिस्नेरिया। हाइड्रा वेलिस्नेरिया जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और फिर मैरीन जो होता है वो जोस्टेरा एंड सी ग्रास। बहुत बार हमने बताया, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली एमर्ज अबव द लेवल ऑफ सी वाटर। ठीक है, हेंस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और विंड। ठीक है, तो एमर्ज अबव द लेवल ऑफ, सिर्फ आप वाटर निकाल दो, एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल से क्या होता है, तो एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल से ये ऊपर निकल आते हैं, मतलब बाहर की तरफ होते हैं। हेंस पॉलिनेटेड बाय, इस वजह से पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है और फिर विंड के थ्रू होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एलिस्मा, लोटस, निलंबो, वाटर लिली, निम्फिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंटोमोफिलस। ठीक है, तो चलो अब हम लोग उन एग्जाम्पल्स को समराइज करें जिससे ये जो फैक्ट्स हैं ये हमारे दिमाग में और अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब देखो, अभी अगर हम लोग देखें कौन कौन से एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां पर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। उसमें हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया कैसा है, फ्रेश वाटर फॉर्म है। ठीक है, और उसके बाद जो जोस्टेरा सी ग्रासेस है वो क्या है, मैरीन है, तो उसमें तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन किसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो रहा है एक्वेटिक होते हुए भी, वो कौन कौन हो गया, वो वाटर हायसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया। ठीक है, तो ये तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वाटर हायसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग देख लें, एलिस्मा हो गया, लोटस हो गया। ठीक है, लोटस मतलब निलंबो, और बाकी वाटर लिली तो क्या होता है, निम्फिया। ठीक है, तो ये सब के सब एक्वेटिक होते हुए भी क्या कहते हैं, वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। एलिस्मा में, लोटस में, वाटर लिली में एंटोमोफिलस कंडीशन है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पोटेमोजिटॉन, ठीक है, मेरियोफाइलम, ये भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं लेकिन वो विंड को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पोटेमोजिटॉन हो गया, मेरियोफाइलम हो गया, एलिस्मा हो गया, लोटस हो गया, वाटर हायसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब एक्वेटिक होते हुए भी वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज क्यों नहीं करते, ये आपके दिमाग में फिट हो गया। ठीक है, ये हम आपको सीधे कॉन्सेप्ट से बहुत बार रिलेट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो हाइड्रोफिली होता है, इस हाइड्रोफिली को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक एपीहाइड्रोफिली और दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब ये होगा जब पॉलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर में होगा, तो जब पॉलिनेशन वाटर की सरफेस में होगा तो उसे हम लोग एपीहाइड्रोफिली कहेंगे, और जब पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर होगा, ठीक है, तो इनसाइड द वाटर होगा तो वाटर के अंदर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। तो ये जो एपीहाइड्रोफिली का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होता है वो है वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया, अभी आप लोगों ने देखा हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया दोनों क्या है, फ्रेश वाटर फॉर्म, लेकिन हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में वेलिस्नेरिया जो है वो एपीहाइड्रोफिली है और जो हाइड्रिला है वो हाइपोहाइड्रोफिली है। ठीक है, हाइड्रिला, और फिर जो आपने मैरीन देखा था जोस्टेरा सी ग्रास, वो हाइपोहाइड्रोफिली है। अभी उसका आपको बहुत आसानी से एग्जांपल्स वगैरह याद हो जाएगा। ठीक है, तो एपीहाइड्रोफिली में सरफेस ऑफ वाटर में पॉलिनेशन होता है, हाइपोहाइड्रोफिली में वाटर के अंदर पॉलिनेशन होता है। तो अब जैसे अगर हम लोग वेलिस्नेरिया का एग्जांपल देखें, वेलिस्नेरिया का केस देखें, तो ये देखिए ये वेलिस्नेरिया बनाया है। ठीक है, तो ये देखो वेलिस्नेरिया जो है वाटर के लगभग निचले लेवल से, लगभग बॉटम से क्या है, ये इस तरह से वेलिस्नेरिया क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये देखें तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वेलिस्नेरिया का देखो हमने क्या बना रखा है, ये फीमेल फ्लावर बना रखा है, और ये वेलिस्नेरिया का दूसरा प्लांट है, ये हमने क्या बना रखा है, मेल फ्लावर बना रखा है। इससे आपके दिमाग में मोनोइसियस कंडीशन है कि डायसियस कंडीशन है, ये क्लिक करना चाहिए। तो बताओ, इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है,
इसका मतलब है कि वेलिस्नेरिया भी किसका एग्जाम्पल होता है, डायसियस प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब वेलिस्नेरिया के केस को एक कहानी की तरह ध्यान रखना। ठीक है, वेलिस्नेरिया जो होता है वो सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड का मतलब पानी के अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो फीमेल फ्लावर है आपको लग रहा होगा ये तो सरफेस में, नहीं, ये भी स्टार्टिंग में कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। ये जो फीमेल फ्लावर होता है ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिनेशन इसका स्टॉक लॉन्ग हो जाता है और वो वाटर की सरफेस में आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये फीमेल फ्लावर फिर से पानी के अंदर चला जाता है। फिर से सुनो, फीमेल फ्लावर स्टार्टिंग में भी पानी के अंदर ही रहता है, जब पॉलिनेशन करना होता है तो ये अपने स्टॉक को लॉन्ग करता है और सरफेस में आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है तो अपने इस स्टॉक को फिर से कॉइल करके क्या चला जाता है, सरफेस के क्या चला जाता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को, और ये देखो मेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर तो डूबा हुआ ही लग रहा है। तो ये जो वेलिस्नेरिया होता है ये सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, डूबे हुए होते हैं। अब इसकी कहानी क्या होती है, इसकी कहानी ये होती है कि दरअसल इसमें जो मेल फ्लावर होता है, ठीक है, जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, तो मेल फ्लावर बहुत सारे क्लस्टर होकर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। तो मेल इन्फ्लोरेसेंस जो प्लांट में होता है, जैसे ही वो मेच्योर हो जाएगा, है ना, तो जैसे ही मेच्योर हो जाएगा तो जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है वो मेन प्लांट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और प्लांट से डिटैच होने के बाद वो ऊपर आकर क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। ठीक है, और यहीं पर पॉलन ग्रेन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो फिर जो फीमेल फ्लावर वाला पार्ट होता है, तो फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टॉक के थ्रू क्या हो जाता है, लॉन्ग स्टॉक के थ्रू सरफेस में आ जाता है। जब पॉलन ग्रेन सरफेस में रिलीज हो जाएंगे तो पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है तो पॉलन ग्रेन अपने थ्रू पानी को बहाते, पॉलन ग्रेन जो है उसी पानी के फ्लो से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा, फीमेल की स्टिग्मा में, और फीमेल को इस तरह से क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। जैसे ही इसका पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वापस कहाँ चला जाएगा, वाटर के अंदर चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉलिनेशन कहाँ हुआ, तो पॉलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर में हुआ। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक कैसे आया, पैसिवली बाय एयर करंट। तो पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के थ्रू एक्टिवली आया कि पैसिवली आया, वो पैसिवली आया। पानी बह रहा है, पॉलन ग्रेन यहाँ रिलीज हुआ, बहते हुए पानी के साथ ये इसकी स्टिग्मा में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन पैसिवली बाय एयर करंट कहाँ तक पहुँचा, स्टिग्मा तक पहुँचा। पॉलिनेशन होने के बाद जो स्टॉक है, फीमेल का लॉन्ग स्टॉक है, इट कॉइल्स अगेन, फिर से ये कॉइल हो जाता है। पहले ये अनकॉइल होकर ऊपर तक आ जाएगा, फिर इससे कॉइल होकर अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको एक कहानी की तरह ध्यान रखना। पूरी कहानी हमने लिख रखी है। एपीहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन एट द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर में पॉलिनेशन होता है। फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस थ्रू लॉन्ग स्टॉक, फीमेल फ्लावर जो होता है वो सरफेस तक पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है बताइए, लॉन्ग स्टॉक के थ्रू पहुंचता है। वाइल द मेल फ्लावर डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, जबकि मेल फ्लावर जो होता है वो प्लांट से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। एंड एफ्लोट्स ऑन द सरफेस, और सरफेस पे क्या करने लगता है, तैरने लगता है। पॉलन रिलीज्ड, ठीक है, पॉलन रिलीज हो जाते हैं, विच आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट, और पैसिवली जो होते हैं, ठीक है, वो वाटर करंट के द्वारा कहाँ तक आएंगे, स्टिग्मा तक आएंगे। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और पेडिसल ऑफ फीमेल फ्लावर कॉइल्ड अगेन, और फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल है वो फिर से क्या हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से क्लियर है, हाइपो का मतलब है इनसाइड, तो वाटर के इनसाइड पॉलिनेशन होगा, उसको हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर, अभी आपको बताया, अभी हमने आपको बताया जोस्टेरा में होता है और किस में होता है, हाइड्रिला में होता है। लॉन्गेस्ट पॉलन का केस होता है कौन, जोस्टेरा। ठीक है, अब देखो जोस्टेरा के केस में हाइपोहाइड्रोफिली है, पॉलन ग्रेन पानी के अंदर है। ठीक है, तो अब अगर पॉलन ग्रेन पानी के अंदर है, तो पॉलन ग्रेन अगर पानी के अंदर ही है तो तभी तो पॉलिनेशन पानी के अंदर हो पाएगा। तो पॉलन ग्रेन में कुछ इस तरह का एडेप्टेशन होता है ताकि वो पानी के अंदर ही रह सके। ठीक है, तो इसकी पॉलन ग्रेन में स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसकी डेंसिटी रिलेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी की वजह से, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से ये क्या रहता है, ये पानी के अंदर रहता है। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे समझ सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो एक पर्टिकुलर डेंसिटी होती है जिससे पॉलन ग्रेन
जैसे ये एक्वेटिक बॉडी है, ठीक है, तो जैसे आप ये समझो कि ये एक्वेटिक बॉडी है, तो इस एक्वेटिक बॉडी में पॉलन ग्रेन ना तो बॉटम में है ना तो सरफेस में, पानी के अंदर डूब के क्या कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है, तो पानी के अंदर डूबा हुआ तैर रहा है, ठीक है, तो पानी के अंदर डूब के जो ये तैर रहा होता है, ठीक है, तो वो किस फैक्टर की वजह होता है, तो वो फैक्टर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो उसी स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर वाटर के अंदर क्या रहता है, डूबा हुआ तैर रहा होता है, ना तो पूरी तरह से बॉटम में बैठता है और ना तो पूरी तरह से सरफेस में आता है, तो कहते हैं उसके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर बीच में क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है, तो वो ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। पॉलन ग्रेन साथ ही साथ कैसा होता है, लॉन्ग होता है, रिबन शेप होता है, तो लॉन्ग होता है, रिबन शेप होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होने की वजह से रिमेन सस्पेंडेड इनसाइड द वाटर। ये सब हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन के क्या होते हैं, एडेप्टेशन होते हैं। तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है एंड कैरीड पैसिवली। अच्छा, यहाँ पर भी ध्यान रख लेना कि पैसिवली आएगा, वाटर करंट के थ्रू ही। तो जैसे पानी के अंदर ही मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा। अब मेल फ्लावर अंदर ही पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखो वेलिस्नेरिया के केस में आपको ध्यान है ना, मेल फ्लावर डिटैच हुआ था, सरफेस में आ गया था, सरफेस में पॉलन ग्रेन को रिलीज किया था, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मेल फ्लावर पानी के अंदर ही पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा और पॉलन ग्रेन क्या आ जाएगा, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन लॉन्ग है, रिबन शेप्ड है, उसके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ना तो पूरी तरह से डूब रहा है और ना तो पूरी तरह से सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। पैसिवली इनसाइड द वाटर, तो वाटर करंट के थ्रू ही फीमेल तक पहुंचेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी फाउंड, हेंस पॉलन रिमेन सस्पेंडेड इनसाइड द वाटर। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फैक्टर ही हमने आपको बताया, इसी की वजह से वो सस्पेंडेड होगा इनसाइड द वाटर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पास क्या एडेप्टेशन होते हैं। तो पहली बात, उसका जो फ्लावर होगा वो भी यदि इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो डल फ्लावर होगा, ठीक है, इनकॉन्स्पिकुअस होगा। तो डल फ्लावर जितने भी, इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है नॉट वेरी क्लियर, ये आपको 11th में मेरिस्टेम एनाटॉमी में आपने खूब पढ़ा था। तो डल फ्लावर जो होता है, ठीक है, डल फ्लावर को हम इनकॉन्स्पिकुअस भी कह सकते हैं, मतलब नेक्टरलेस होगा, ऑर्डरलेस हो गया और क्या होगा, कलरलेस होगा। साथ ही साथ इसका पॉलन ग्रेन भी कैसा होता है, तो इसका भी पॉलन ग्रेन कैसा होगा, स्मॉल लाइट वेटेड पॉलन। स्मॉल लाइट वेटेड पॉलन को हम सीधे किससे जोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग एपीहाइड्रोफिली के साथ जोड़ सकते हैं। तो जब सरफेस में होता है ना, वाटर की सरफेस में, तो वाटर की सरफेस में जब पॉलिनेशन होता है तो स्मॉल होता है, लाइट वेटेड होता है, ठीक है, और हाई हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी और साथ ही साथ लॉन्ग और रिबन शेप होगा, लॉन्ग रिबन शेप, ठीक है, तो लॉन्ग रिबन शेप्ड। तो ये बात तो अभी हमने आपको पहले ही लिखवा दिया है, ठीक है। स्मॉल लाइट वेटेड किस केस में हो जाएगा, एपीहाइड्रोफिली के केस में हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, लॉन्ग रिबन शेप होगा, वो किस केस में हो जाएगा, वो हाइपोहाइड्रोफिली के केस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लॉन्ग रिबन शेप लिखा है, ये ऑलरेडी हम आपको लिखवा चुके हैं, लॉन्ग रिबन शेप्ड, ठीक है। तो इसमें पॉलन ग्रेन लाइट स्मॉल भी होता है, लाइट वेटेड भी होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ कुछ ज़्यादा डेंसिटी होती है और लॉन्ग रिबन शेप होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला पॉइंट और लॉन्ग रिबन शेप वाला पॉइंट आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, तो आपको कनेक्ट करना है हाइपोहाइड्रोफिली के साथ, और स्मॉल वाला पॉइंट और क्या कहते हैं, लाइट वेटेड वाला पॉइंट आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, एपीहाइड्रोफिली के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि ये एक्वेटिक प्लांट है, तो एक्वेटिक प्लांट है ना, तो वाटर से इनको सड़ने से क्या करना है, बचना है। तो वाटर से बचने के लिए इनके जो फ्लावर होते हैं उनके पास वैक्स की कोटिंग होती है। तो वैक्स की कोटिंग की वजह से इनके फ्लावर को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें भी म्यूसिलेजिनस कोट होता है, ठीक है। तो इसके पॉलन ग्रेन के पास भी म्यूसिलेजिनस कोट होता है और पॉलन ग्रेन के पास म्यूसिलेजिनस कोट होने से वो फ्रॉम वेटिंग, उसको वेटिंग से क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ इसकी जो स्टिग्मा है उसकी स्टिग्मा भी कैसी होती है, स्टिकी होती है, म्यूसिलेजिनस कोट होता है। तो स्टिग्मा के पास और पॉलन ग्रेन के पास म्यूसिलेजिनस कोट होने की वजह से उसको वेटिंग से क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो स्टिग्मा म्यूसिलेजिनस कोट होता है, स्टिकी होता है, लेकिन स्टिकी ज़रूर होता है लेकिन अनवेटेबल है। अनवेटेबल का मतलब है कि पानी उसको क्या नहीं कर सकता है, ख़राब नहीं कर सकता है। इसी
तरह से आपकी एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। जैसे बहुत सारी किताबें आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर लिख रखते हैं कि पॉलिन ग्रेन में वैक्स की कोटिंग है, सिर्फ इतना लिख रखते हैं। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है कि पॉलिन म्यूसिलेजिनस कोट आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको बहुत सारी बुक में स्टिग्मा में लिखा मिलता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने साफ साफ इस बात को लिख रखा है। इवन इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है कि पॉलिन ग्रेन के पास भी क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कोट होता है, और वो म्यूसिलेजिनस कोट उसको वेटिंग से क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस तरह से इसके एडेप्टेशन कैसे हो जाएंगे, समझ गए। डल फ्लावर होगा क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होगा। स्मॉल लाइट वेटेड पॉलिन ग्रेन भी होगा, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, और लॉन्ग रिबन से पॉलिन ग्रेन भी हो सकता है। इसकी स्टिग्मा और पॉलिन दोनों ही कैसे होते हैं, म्यूसिलेजिनस होते हैं। पॉलिन ग्रेन को जो वेटिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, म्यूसिलेजिनस की कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। हाइपोहाइड्रोफिली का केस कहाँ पर होता है, तो वो मैरीन कौन है, सी ग्रासेस जोस्टेरा, और फ्रेश वाटर फॉर्म किस में हाइपोहाइड्रोफिली होती है, वो है हाइड्रिला, ठीक है। और फ्रेश वाटर फॉर्म जो उसका वेलिसन एरिया है उसमें किस तरह की हाइड्रोफिली होती है, उसमें एपीहाइड्रोफिली होती है, ठीक है। नेक्स्ट जूफिली। जूफिली के केस में आपको पता है, इसमें हमने सारे एनसीईआरटी के पॉइंट कवर कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट आपको कहीं से भी नहीं छूटा हुआ है। जूफिली, अब आपको पता है हम लोगों ने एबायोटिक एजेंट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब एबायोटिक एजेंट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किसमें, बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट में पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, तो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होगा। अब उन एनिमल्स में कौन कौन आ सकते हैं, उन एनिमल्स में बीज हो सकता है, बम्बल बीज हो सकता है, फ्लाइज हो सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकते हैं, वेस्प हो सकते हैं, आंट्स हो सकते हैं, मॉथ्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। बर्ड्स में सनबर्ड हो सकता है, हमिंग बर्ड हो सकता है, साथ ही साथ बैट्स हो सकते हैं। तो ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। और कभी कभी तो आपको पता है कि लार्जर एनिमल्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो लार्जर एनिमल्स में अभी अगर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएं तो लार्जर एनिमल्स में कौन हो जाएंगे, कुछ प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि लीमर्स होते हैं, कुछ ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स होते हैं, इवन कुछ लिजार्ड्स रेप्टाइल्स होते हैं, जेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ठीक है। ये सब के सब क्या हो सकते हैं, ये सब के सब पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे एनिमल्स पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, तो इन्हें हम लोग बायोटिक एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो बायोटिक एजेंट थ्रू एनिमल होता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जूफिली कह सकते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब पहला सवाल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लावर किसको पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेगा, तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर जो होता है वो एबायोटिक एजेंट को इस्तेमाल करेगा या फिर बायोटिक एजेंट को, तो वो बायोटिक एजेंट को इस्तेमाल करेगा पॉलिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो बायोटिक एजेंट को क्यों इस्तेमाल करेगा, बहुत अच्छे समझ में आपको आ चुका है, क्योंकि बायोटिक एजेंट के लिए ही इस दुनिया में एंजियोस्पर्म में क्या आया, फ्लावर आया। क्लियर हो गई बात। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट, तो ये सारे के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। और इन पॉलिनेटिंग एजेंट में भी सबसे कॉमन कौन होते हैं, तो इनमें सबसे कॉमन कौन होगा, इंसेक्ट्स होते हैं। कौन होते हैं, इंसेक्ट। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि इंसेक्ट भी होता है, बर्ड्स भी होते हैं, बैट्स भी होते हैं, आपने लीमर्स भी देखा, आपने रोडेंट्स भी देखा, आपने रेप्टाइल्स भी देखा, ये सब के सब पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। तो इन सभी पॉलिनेटिंग एजेंट में मोस्ट कॉमन कौन होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। और इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा कॉमन कौन होगा, तो इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, बीज काम करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, ये भी हमने आपको बताया, लीमर्स, आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब होता है ट्री ड्वेलिंग, ठीक है। तो आर्बोरियल रोडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स में जेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये सब क्या हो सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ऑफन, ठीक है। तो यहाँ तक कि मतलब इन्होंने लिखा है, इवन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इवन रेप्टाइल, जेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। अब देखो क्या है, एक पॉइंट, अब अगर एनिमल को पॉलिनेटिंग एजेंट बनाना है, तो एनिमल को पॉलिनेटिंग एजेंट बनाना है तो फिर आपको पता है कि फ्लावर को के पास कुछ ऐसा एडेप्टेशन होना चाहिए जिससे वो एनिमल को अट्रैक्ट करे। और केवल एनिमल को अट्रैक्ट ही ना करे, पॉलिनेशन के बदले एनिमल को कोई फ्लोरल रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करे, क्योंकि एनिमल किस नेचर का होता है, ग्रीडी नेचर का होता है, ठीक है। तो एनिमल ग्रीडी नेचर का होता है, तो इसका मतलब है कि एनिमल को कुछ चाहिए, ठीक है। तो फिर फ्लावर जो होता है वो एनिमल को, ठीक है, वो इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, वो प्रोवाइड कर रहा होता है
फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टू सस्टेन एनिमल विजिट, ठीक है, एनिमल विजिट की सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि बार बार एनिमल विजिट हो, फ्लावर्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर एनिमल्स, ठीक है। फ्लावर को एनिमल के लिए फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना पड़ता है और प्रोड्यूस करना पड़ता है। देखो फ्लोरल रिवॉर्ड्स कई फॉर्म में होते हैं, जैसे पॉलन और नेक्टर को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। और कई बार फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होता है, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। कई सारे इंसेक्ट अपनी एग लेइंग कहाँ पर करते हैं, ओवरी के अंदर जो चैम्बर होता है, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो चैम्बर होता है वहाँ करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। और फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना है तो पॉलन और नेक्टर को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग के फॉर्म में भी फ्लोरल रिवॉर्ड्स हो सकता है, ठीक है। तो टू सस्टेन एनिमल विजिट, ठीक है, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स प्लांट्स हैव टू प्रोवाइड फ्लोरल रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर टू प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। और कई बार क्या होता है कि उनके जो फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब एग लेइंग के बाद जब एग से लार्वा बाहर आता है तो उस लार्वा को न्यूट्रिशन चाहिए, तो उस लार्वा को न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसी समय पर प्लांट की लाइफ साइकिल इस तरह से लिंक होती है कि उसी समय सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और फ्लावर के अंदर सीड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो जिस समय इन लार्वा क्या कहते हैं हैच आउट करके बाहर आता है, उसी समय फ्लावर सीड बना चुका होता है। तो लार्वा किस पर फीड कर रहे होते हैं, सीड पर फीड कर रहे हैं। तो फिर फ्लोरल रिवॉर्ड का एक फॉर्म और हो सकता है कि टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ सीड टू डेवलपिंग लार्वा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने लिख रखी हैं, अभी सिर्फ आप इतना देखो। कहते हैं ये जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, ये जनरली जो होते हैं वो अपने एनिमल के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये बात भी हमने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर फ्लावर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट से या पर्टिकुलर एनिमल से ही क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और आपको पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर फ्लावर और कोई पर्टिकुलर एनिमल एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है, मतलब वो फ्लावर जो होता है उसी क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंसेक्ट से या पर्टिकुलर एनिमल से पॉलिनेट होगा, तो फिर कहीं ना कहीं नेचर इन दोनों को लिंक करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और नेचर ने ऐसा बहुत सारे केसेस में किया है, और प्लांट को या पर्टिकुलर फ्लावर को किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए स्पेसिफिक बना दिया है, और दोनों को एक दूसरे के लिए क्या कर दिया है, डिपेंड कर दिया है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाने लगे, फायदा पहुंचाने लगे, दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे से लिंक हो गई। तो इस तरह से प्लस प्लस टाइप का एसोसिएशन हो जाता है, और इस तरह से बहुत सारे केसेस में प्लांट मींस फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में क्या देखी गई है, म्यूचुअलिज्म देखी गई है, सिम्बायोसिस देखी गई है। आपको म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस का आइडिया होगा, जब दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअली बेनिफिटेड टाइप का रिलेशनशिप होता है, तो उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं या फिर सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, तो जब म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस हो गई ना, तो नेचर ने दोनों की लाइफ साइकिल को भी इस तरह से लिंक कर दिया कि दोनों ही एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म नेचर ने दे दी, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म दे दी तो फिर आप लोग इकोलॉजी में को एवोल्यूशन पढ़ोगे। को एवोल्यूशन का मतलब साथ साथ इवॉल्व होना। तो जब दो लोग आपस में काफ़ी एसोसिएटेड है, दोनों की वाइटलिटी, दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे पर जब निर्भर करता है, तो ऑब्वियस है कि अगर एक में एवोल्यूशन होगा, ठीक है, तो दूसरे में भी पैरेलल एवोल्यूशन होना चाहिए, ताकि दोनों क्या कर सके, दोनों प्रॉपर क्या कर सके, दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए मतलब क्या हो सके, म्यूचुअली बेनिफिटेड हो सके, ठीक है। एक्चुअल में आप लोग इस म्यूचुअलिज्म और को एवोल्यूशन के बारे में डिटेल में इकोलॉजी में पढ़ोगे, फिर भी हम आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर को एवोल्यूशन का भी दे देंगे, म्यूचुअलिज्म का भी दे देंगे। अभी हमने आपको को एवोल्यूशन का बिल्कुल लाइट आइडिया दिया है, अभी हम को एवोल्यूशन को आपको आगे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा देंगे, ठीक है। बस हम आपको अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कई बार फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। और जहां पर म्यूचुअलिज्म होती है वहां पर प्रॉपर को एवोल्यूशन होता है। अगर एक पॉपुलेशन का एवोल्यूशन होगा तो दूसरे पॉपुलेशन का भी एवोल्यूशन होता है, मतलब दोनों का एवोल्यूशन कैसे चलता है, साथ साथ चलता है, तो को एवोल्यूशन। तो वही बात हमने लिखी है, ऑफन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और अगर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के लिए अडेप्टेड है, हेंस म्यूचुअलिज्म एंड को एवोल्यूशन इज सीन। तो अब आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही बना लीजिए, इकोलॉजी में आपकी मदद हो जाएगी। फ्लोरल रिवॉर्ड्स,
टू सस्टेन एनिमल विजिट plants or flowers have to provide floral rewards in the form of प्लांट को या फ्लावर को फ्लोरल रिवॉर्ड्स देना होता है। अभी हमने आपको बताया किस किस फॉर्म में फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलेगा, नेक्टर और पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड है। नेक्टर तो समझ में आता होगा, किसी को लग रहा होगा कि वो एनिमल जो होता है या जो इंसेक्ट होता है वो पॉलन ग्रेन को फीड क्यों करेगा, क्योंकि कई बार पॉलन ग्रेन खुद एडिबल होता है। अगर पॉलन ग्रेन एडिबल होता है, देखो एडिबल पॉलन ग्रेन का इसी वजह से हमने एग्जांपल लिख दिया, रोज हो गया, क्लेमेटिस हो गया। तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड होते हैं और एनिमल जो होता है इन्हीं के लिए बार बार फ्लावर को क्या करता है, विजिट करता है। और जब वो फ्लावर को विजिट करता है तो उस समय आपको पता है ना, जब भी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है। ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। और पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है पॉलन किट की वजह से, और वो स्टिकीनेस होने की वजह से वो जो पॉलन ग्रेन है वो उस एनिमल की बॉडी में क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो एनिमल, वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के कॉन्टैक्ट में गया, तो दूसरे फ्लावर के कॉन्टैक्ट में गया और वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आया, तो फिर वहाँ पर पॉलन क्या हो जाते हैं, डस्टेड हो जाते हैं, और इस तरह से उसकी स्टिग्मा को क्या कर देते हैं, पॉलिनेट कर देते हैं। द बॉडी ऑफ एनिमल्स गेट्स कोटिंग ऑफ स्टिकी पॉलन ग्रेन। स्टिकीनेस आपको पता है ना, जब भी एनिमल से पॉलिनेशन, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा तो स्टिकीनेस होगी पॉलन किट की वजह से। पॉलन किट हमने आपको पहले ही बताया है। स्टिकी पॉलन ग्रेन, व्हेन एनिमल्स कैरिंग पॉलन ग्रेन्स come in contact with stigma brings pollination. So the body of animals get coating of sticky pollen grain. When animals carrying pollen grain come in contact with the stigma of another flower brings pollination. ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या है, हमने अभी आपको बताया, टू प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। कई सारे इंसेक्ट जो होते हैं एग लेइंग के लिए साइट ढूंढते हैं, तो वो ओवरी के अंदर मतलब लॉक्यूल में या फिर इन्फ्लोरेसेंस के चैम्बर में वो लोग एग लेइंग करते हैं। तो टू प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, ये भी फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है इनसाइड द लॉक्यूल ऑफ ओवरी या फिर चैम्बर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। हियर प्रॉपर म्यूचुअलिज्म एंड कोएवोल्यूशन इज सीन। जहां पर भी आपको सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग वाला पॉइंट मिल जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना हर हाल में वहां पर तो म्यूचुअलिज्म भी होगा और कोएवोल्यूशन भी होगा, ठीक है। दोनों की लाइफ साइकिल क्या होगी, एक दूसरे के साथ लिंक होती है। क्योंकि जानते हो क्या करता है, इसको एक कहानी की तरह समझो। जैसे ये फ्लावर है, इसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ओवरी के अंदर चैम्बर है, ठीक है, लॉक्यूल है। अब इंसेक्ट क्या करेगा, इसको विजिट करेगा, उसको एग लेइंग करना है, तो एग लेइंग के लिए वो क्या करेगा, अपने ओविपोजिटर का इस्तेमाल करते हुए लॉक्यूल के अंदर एग लेइंग कर देगा और फिर चला जाएगा। उसको इससे अच्छा एग लेइंग का प्लेस ही नहीं मिलता है, तो उसको इससे अच्छा एग लेइंग का प्लेस नहीं मिलता है, तो बार बार वो इसको विजिट करता है। तो एग लेइंग के लिए इसको साइट मिल जाती है और बदले में प्लांट क्या हो जाता है, पॉलिनेट हो जाता है। क्लियर हो गया, तो दोनों को फायदा हो गया, मतलब म्यूचुअलिज्म हो गया। और देखो कितना ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ साइकिल रिलेटेड होती है। अब जैसे ही वो क्या करेगा, तो जैसे ही एग लेइंग कर देगा, तो एग लेइंग करेगा उसी समय पॉलिनेशन भी हो जाएगा। जैसे ही धीरे धीरे इसका एग डेवलप होगा, फिर हैचिंग होगी और लार्वा बाहर आएगा। और जब लार्वा बाहर आएगा ना, तो जैसे ही लार्वा बाहर आएगा उस समय तक फर्टिलाइजेशन इस फ्लावर में कंप्लीट हो चुका होता है और उसी समय सीड का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है। तो लार्वा जब बाहर आएगा तब तक सीड बन चुका होता है। तो फिर ये जो लार्वा होता है ये उसी के सीड को क्या करने लगता है, फीड करने लगता है। तो अब बताओ इंसेक्ट को इससे अच्छा सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग मिल सकता है, और साथ ही साथ इसके लार्वा का सर्वाइवल भी क्या हो रहा है, एनहांस हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन भी फ्लावर के थ्रू मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये एनिमल जो है वो पर्टिकुलरली इसी फ्लावर को बार बार क्या करेगा, विजिट करेगा, ठीक है। और ये इस फ्लावर को भी बदले में क्या मिल रहा है, पॉलिनेशन मिल रहा है। अब देखो दोनों की लाइफ साइकिल कितने लिंक है। जिस समय क्या कहते हैं, इसके एग हैच आउट करके लार्वा बाहर आएगा, उसी समय फ्लावर क्या बना चुका होता है, उसी समय फ्लावर जो होता है वो सीड का फॉर्मेशन कर चुका होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि लार्वा का बनना, लार्वा का एग के बाहर आना और सीड का फॉर्मेशन दोनों साथ साथ हो रहा है। इसका मतलब है कि एवोल्यूशनरी टाइम में क्या हुआ है कि दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे से क्लोजली क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। और अगर दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे से क्लोजली लिंक हो चुकी है तो फिर हमारे दिमाग में ये कॉमन सेंस डेवलप होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों में क्या हुआ है, को एवोल्यूशन हुआ है। तभी तो दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे से प्रॉपर क्या हो गई है, इस तरह से रिलेट हो गई है कि दोनों एक दूसरे पर स्ट्रांगली क्या हो जाए, डिपेंड हो सके, ठीक है। तो जहां पर भी आपको हियर प्रॉपर म्यूचुअलिज्म एंड कोएवोल्यूशन इज सीज, प्लांट एंड एनिमल बोथ कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये पॉइंट अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप आपको इकोलॉजी में भी खूब पढ़ोगे, यहाँ पर भी पढ़ लेना। युक्का एंड मॉथ, तो युक्का और मॉथ के बीच में मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिग एंड वेस्प के बीच में मिल जाएगा।
और साथ ही साथ एमॉर्फोफिलस और फ्लाइज के बीच में मिल जाएगा। एमॉर्फोफिलस जो होता है वो टालेस्ट फ्लावर होता है, 6 फीट का होता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो रॉटिंग एनिमल जैसी क्या कहते हैं ओडोर होता है। जितने भी क्या कहते हैं फ्लावर रॉटिंग, ठीक है, ओडोर या स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं तो वो फ्लाइज को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉइंट हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो युक्का एंड मॉथ, इस मॉथ को प्रोनुबा मॉथ भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉथ के ब्रैकेट में क्या हम लिख देते हैं प्रोनुबा, प्रोनुबा भी कहते हैं, टेजिटेकुलस भी कहते हैं, ठीक है। तो युक्का एंड मॉथ में इस तरह की म्यूचुअलिज्म होती है। फिग, फिग के बारे में आपको पता है फाइकस पीपल, और ये वेस्प क्या हो गया, ये इंसेक्ट हो गया। तो फिग वेस्प के बीच में भी ये प्लांट्स लिखे हुए, ये फ्लावर है इनके, और ये क्या है इंसेक्ट है जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। और एमॉर्फोफिलस और फ्लाइज, तो ये सब म्यूचुअलिज्म के भी एग्जांपल हो जाएंगे। प्लांट पर्टिकुलर एनिमल से पॉलिनेट हो रहा है तो ये भी, तो युक्का मॉथ हो जाएगा, एमॉर्फोफिलस फ्लाइज हो जाएगा, और फिग और वेस्प हो जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल यहाँ पर भी है और म्यूचुअलिज्म के भी हैं, साथ ही साथ को एवोल्यूशन के भी है, पॉपुलर एग्जांपल हो जाएंगे। को एवोल्यूशन का आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताएंगे ऑफ्रिस ऑर्किड, है ना, सेक्सुअल डिसीड वाला जो इकोलॉजी में भी है यहाँ पर भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तीसरा फ्लोरल रिवॉर्ड, अभी हमने आपको बताया ना कि जब एग से लार्वा बाहर निकल आएगा तो उस समय लार्वा को न्यूट्रिशन मिल जाएगा, किसके थ्रू, किसके मतलब कौन प्रोवाइड कर देगा, फ्लावर प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ सीड, ठीक है। तो वही हमने पॉइंट लिखा है, प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग लार्वा इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, ठीक है। तो आपको पता है फ्लोरल रिवॉर्ड्स कौन कौन हो गए, तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स नेक्टर के फॉर्म में है, पॉलन ग्रेन के फॉर्म में, ये यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड है। टू प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, ये भी फ्लोरल रिवॉर्ड है। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग लार्वा इन द फॉर्म ऑफ सीड, ये भी फ्लोरल रिवॉर्ड है। अब एक पॉइंट है पॉलन और नेक्टर रॉबर, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया। पॉलन और नेक्टर रॉबर, ठीक है। रॉबर कौन होते हैं, रॉबर वो होते हैं जो पॉलन को कंज्यूम तो कर लेंगे और लेकिन वो पॉलिनेशन को नहीं, मतलब पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो फ्लावर से पॉलन ग्रेन को तो कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन बदले में पॉलिनेशन नहीं कराते हैं। तो उस ऐसे क्या कहते हैं एनिमल को, ऐसे इंसेक्ट को हम लोग कहते हैं पॉलन और नेक्टर रॉबर। तो मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रॉपर आपको बायोटिक एजेंट समझ में आ गए। तो जल्दी से बताओ बायोटिक एजेंट कौन कौन हो सकते हैं। तो बायोटिक एजेंट मोस्ट ऑफ द प्लांट ए बायोटिक का इस्तेमाल करेगा कि बायोटिक का इस्तेमाल करेगा, बायोटिक का इस्तेमाल करेगा। और बायोटिक में कौन कौन आ जाएगा, बीज आ जाएगा, बम्बल बीज आ जाएगा, फ्लाइज आ जाएगा, बटरफ्लाई आ जाएगा, आंट होता है, वेस्प होता है, मॉथ होता है। सिर्फ सुनते रहना, सब याद हो जाएगा। बर्ड्स हो सकते हैं, बैट हो सकते हैं, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप कुछ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ लार्जर एनिमल भी क्या हो सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, जैसे कि लीमर्स हो सकते हैं, प्राइमेट्स मतलब लीमर्स मतलब प्राइमेट्स हो सकते हैं। कुछ ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स होते हैं जिनको हम आर्बोरियल रोडेंट्स कहते हैं, जेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये सब भी पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी पॉलिनेटिंग एजेंट में सबसे कॉमन कौन होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। और इंसेक्ट में भी सबसे कॉमन कौन होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। ये जब भी क्या कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होते हैं, एनिमल होते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म देखा है, कोएवोल्यूशन देखा है। हम लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि पर्टिकुलर फ्लावर किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे से क्लोजली रिलेट हो जाती है और इस तरह से हमें म्यूचुअलिज्म एंड कोएवोल्यूशन यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म और का एग्जाम्पल हम लोगों के सामने युक्का एंड मॉथ है, हम लोगों के सामने एमॉर्फोफिलस और फ्लाइज है। एमॉर्फोफिलस के बारे में हम लोगों को पता है कि वो 6 फीट हाइट का फ्लावर होता है, ठीक है। रॉटन मीट जैसी स्मेल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ओडोर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिग और वेस्प, तो युक्का मॉथ हो गया, फिग वेस्प हो गया, एमॉर्फोफिलस फ्लाइज, ये सब म्यूचुअलिज्म के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट को सस्टेन करने के लिए फ्लावर्स हैव टू बी प्रोवाइड फ्लोरल रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ठीक है। आपने देखा पॉलन एडिबल कहाँ होता है। सेकंड फ्लोरल रिवॉर्ड्स कौन हो सकता है, टू प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। एंड थर्ड फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, थर्ड फ्लोरल रिवॉर्ड में प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग लार्वा इन द फॉर्म ऑफ सीड, ठीक है।
हाइड्रोफिली आपको क्लियर हो गया होगा। सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, खूब समझ में आया। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, लोटस, एलिस्मा, ये सारे एक्वेटिक प्लांट है, पोटेमोजिटॉन, मेरियोफाइलम, जो वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट विच यूज वाटर एज पॉलिनेटिंग एजेंट, उसके एग्जाम्पल कौन है? तो उसके हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है, जोस्टेरा है। हाइड्रिला और जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली है, जबकि वेलिसनेरिया में एपीहाइड्रोफिली है। वेलिसनेरिया का पूरा केस आपको डायग्राम से समझाया है, ठीक है। लॉन्ग रिबन लाइक पॉलिन ग्रेन कहाँ होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉलिन ग्रेन में कहाँ होता है? पॉलिन ग्रेन वेटिंग से प्रोटेक्शन, मतलब कैसे प्रोटेक्टेड रहता है? म्यूसिलेजिनस कोट की वजह से, ठीक है। फिर अगर हम लोग एनिमोफिली में आएंगे तो वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन वाली कहानी क्लियर है आपको। कॉर्न के केस में टेसल क्लियर हो गया, कॉप क्लियर हो गया। पॉलिन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी होगा, जबकि स्टिग्मा कैसी होती है? म्यूसिलेजिनस होती है। जनरली सिंगल ओव्यूल होते हैं। आपको पोइसी उसका एग्जाम्पल होगा, जिम्नोस्पर्म एग्जाम्पल होगा। पॉलिन ग्रेन दुनिया में क्यों आया, नेचर ने क्यों बनाया, वाटर को सबसे कम पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सा पॉइंट उसके साथ क्या करना है, रिलेट करना है, ये सारी बातें आप लोगों को क्या हो चुकी होंगी? क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।